नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। भूगोल में यूनानियों का योगदान। भूगोल में यूनानियों का क्या योगदान रहा, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आपका थर्ड पेपर है जिसमें आप पढ़ते हैं चीन और जापान का भूगोल, उसको मैंने अपने दूसरे चैनल पे पढ़ा दिया है। माई यूनिक अकेडमी जो हमारा दूसरा चैनल है पुराना वाला, उस पर मैंने पढ़ा दिया है और वहाँ पर मैं बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं लॉन्ग क्वेश्चन कराऊँगा। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे यूनानियों से, तो यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं इसलिए एक प्रश्न करा रहा हूँ लॉन्ग। अब इसमें आपके सारे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब कुछ इसमें हो जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे वेरी शॉर्ट, कैसे शॉर्ट आपसे पूछ सकता है। भूगोल में यूनानियों का योगदान। देखिए, अगर हम लोग ये कहें कि भूगोल की उत्पत्ति यूनान में ही हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जितने भी कॉन्सेप्ट आए, जितने भी भूगोल में मतलब विचारधाराएं आईं, वो सारी कहीं ना कहीं यूनान से ही संबंधित हैं और जितने विद्वान हुए, भूगोलवेत्ता हुए, वे सब यूनानी ही थे। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि भाई भूगोल का जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं यूनान से ही हुआ है। अब यहाँ देखिए, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल यूनान का स्वर्ण काल कहलाता है। यूनान का स्वर्ण काल कहलाता है। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 600 वर्ष पहले, और 300 ईस्वी का मतलब है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 300 वर्ष बाद, यानी कि टोटल ये हो गया आपका 900 वर्ष का समय। तो ये जो 900 वर्ष का समय है, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो काल है, इसको यूनान का स्वर्ण काल कहते हैं। मतलब इसमें भूगोल की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई यूनान में, इसलिए इसको भूगोल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे अपने भारत में भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी है। भूगोल का नामकरण से लेकर उसको प्रारंभिक व्यवस्थित रूप देने के काम यूनानी विद्वानों ने ही किया। देखिए, मतलब भूगोल का नाम भी आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि इरेटोस्थनीज, तो भी यूनानी ही था, ग्रीक का था, तो उसी ने इसका नामकरण किया था। तो नामकरण से लेकर और उसको व्यवस्थित करने का काम यूनानियों ने किया। यूनानियों ने खगोल विद्या मतलब जो ब्रह्मांड वगैरह है, पृथ्वी की खोज वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो उसको खगोल विद्या कहा गया। गणितीय भूगोल, भू विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान के विकास में काफ़ी योगदान दिया। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखा जाल के आधार पर विश्व मानचित्र बनाया। गणित भूगोल का विकास थेल्स और अनेक्सिमेंडर के द्वारा किया गया, पर इसको चरम बिंदु पर इरेटोस्थनीज ने पहुंचाया। तो गणित भूगोल मतलब जिसमें पृथ्वी के अक्षांश, देशांतर, उसके मापन, आकार, आकृति के बारे में वर्णन किया जाता है, तो इसको मैं आपको अगले वाले वीडियो में पढ़ा भी दूंगा। उसमें मैं आपको भूगोल पढ़ाऊँगा, उसकी जितनी भी शाखाएँ हैं, भौतिक शाखाएँ, मानव भूगोल या फिर उनकी जितनी शाखाएँ हैं, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। तो इसके अगले वाले वीडियो में देख लेना। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भूमिका मालूम हो गई कि भाई जो भूगोल का शुरुआती काल रहा है वो यूनान देश से ही प्रभावित रहा है। खगोल विद्या की बात करें, गणितीय भूगोल, भू विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इनके विकास में इनका योगदान रहा यूनानियों का। इन्होंने ही सर्वप्रथम मानचित्र बनाया। और ये देखिए, थेल्स अनेक्सिमेंडर द्वारा गणित भूगोल का विकास किया गया, लेकिन इरेटोस्थनीज ने इसको चरम पर पहुँचाया। अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन भी करेंगे, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, इन सब के बारे में। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले, अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण मिलेटस और यूगजियन सागर जिसे हम ब्लैक सी भी कहते हैं, इसके किनारे भौगोलिक अनुसंधान एवं अन्वेषण के केंद्र स्थापित हुए। सिकंदरिया मिस्र में संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना हुई। इसी संग्रहालय एवं पुस्तकालय में रहकर इरेटोस्थनीज और हिप्पारकस ने पृथ्वी की परिधि का मापन एवं आकृति संबंधी वैज्ञानिक अवलोकन किए।
इतना आपको ऐसे बस भूमिका में लिख देना है। अगर आप देखिए भूमिका में आप ज़रूरी नहीं इतना ना लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन ये शुरुआती 4-5 लाइन आपको ये वाला, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला लिखना पड़ेगा पूरा। इतना लिख दीजिए तो आपका अच्छा इम्प्रेशन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे यूनान के प्रमुख विद्वान और उनकी विचारधाराएं, उनकी खोज। तो देखिए अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे जब मैं होमर को पढ़ा रहा हूँ, इरेटोस्थनीज को पढ़ा रहा हूँ, थेल्स को पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि लॉन्ग में ना पूछकर आपको शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ ले कि होमर कौन थे, होमर कौन थे, 2 नंबर में पूछ लिया, तो आपको इसी में वेरी शॉर्ट भी मिल जाएंगे। होमर आपने नाम सुना होगा, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा तब भी नाम इनका सुना होगा। ये हैं होमर, इनकी ज़्यादा कोई क्लिप वगैरह प्राप्त नहीं होती नेट पर। होमर ने इलियड एवं ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों की रचना की है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेचर में कि इलियड और ओडिसी इनके 2 महाकाव्य हैं, इनकी रचना होमर ने की। इनका मानना था कि पृथ्वी का आकार गोल है एवं ये चारों ओर से सागर सरिताओं से घिरा हुआ है, जबकि आकाश ऊंचे स्तंभों पर टिका हुआ है। अब देखिए, अब शुरुआत में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया तो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट दिया कि जो पृथ्वी है वो गोल है और चारों ओर सागर सरिताओं यानी नदी और सागरों से घिरी हुई है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ पानी है। और जो आसमान है, इन्होंने कहा जो आसमान है, आसमान जो है वो 4 खंभों पर टिका है, ऐसा इन्होंने कहा। होमर ने आने वाली चारों ओर से आने वाली हवाओं के बारे में भी वर्णन किया। जैसे उत्तर दिशा से जो हवाएं चलती हैं उसको बोरेस इन्होंने नाम दिया, दक्षिण दिशा नोट्स, पूर्वी दिशा यूरस और पश्चिमी दिशा जो है उसको जैफरस नाम दिया। तो इन्होंने चारों ओर से आने वाली हवाओं का नामकरण भी दिया। तो बोरेस उत्तरी दिशा से आने वाली हवा, नोट्स दक्षिणी दिशा से आने वाली हवा, यूरस पूर्वी दिशा और जैफरस पश्चिमी दिशा। फिर इतना आपको होमर के बारे में लिख देना है। ओके, अगर 2 नंबर में आता है तो सिर्फ इतना लिखना है। तो थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, ये सब मतलब 2-2 नंबर में अलग से भी पूछे जा सकते हैं या लॉन्ग में पूछे जाएं, तो इन सबको एक साथ में लिखना है। अब यहाँ हमने होमर के बारे में जाना, अब थेल्स की बारी है। इनके बारे में जानते हैं कि इनकी क्या खोज, क्या विचारधारा, क्या सिद्धांत रहा, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ये हैं थेल्स, ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता थे। थेल्स को आयोनियन दर्शन का संस्थापक एवं पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोनियन। अब आयोनियन दर्शन यहाँ पर नहीं पढ़ाऊँगा, अलग टॉपिक है। थेल्स को बस इतना जान लीजिए, आयोनियन दर्शन का संस्थापक एवं पिता कहा जाता है। इन्होंने ज्यामिति में अनेक प्रमेयों की रचना की। प्रमेय आपने इंटर में पढ़ा होगा, ज्यामिति में जो गणित का एक भाग है। तो इन्होंने अनेक प्रमेयों की रचना की। इनका योगदान गणितीय भूगोल के विकास में रहा। मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया। यह या फिर वह, कुछ भी लिखिए, पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी को मापने एवं पृथ्वी तल पर मौजूद स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। अब चूंकि गणितीय भूगोल में इनका योगदान रहा तो मापने वगैरह जो काम है यही करेंगे। देखिए, इनका योगदान गणितीय भूगोल के विकास में रहा। इन्होंने पृथ्वी को मापने में पृथ्वी तल पर मौजूद स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। पृथ्वी को एक तस्तरी के समान पानी पर तैरता हुआ माना। इन्होंने क्या माना? इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है ये मान लीजिए पानी है और पृथ्वी इसी पानी पर तैर रही है। अब देखिए, शुरुआती कॉन्सेप्ट इनके ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा तो कि कुछ ऐसा रहा होगा। तो थेल्स के बारे में इतना है कि भाई इन्होंने पृथ्वी को एक तस्तरी या डिस्क के रूप में माना और कहा ये पानी पर तैर रहा है। तो होमर और थेल्स हो गए। अब हैं एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर, यहाँ पर आप इनका थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है आप देख सकते हैं, स्पष्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बेबीलोनियाई यंत्र, यानी बेबीलोनिया एक देश है। ओके, तो बेबीलोनियाई यंत्र नोमोन से यूनानियों को परिचय करवाया। नोमोन एक प्रकार से मतलब घड़ी का काम करती थी, सूर्य घड़ी के समान ही कार्य करने वाला यंत्र था। ओके, नोमोन जो था वह प्रथम विद्वान था जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। अब चूंकि मैंने बताया था थेल्स और एनेक्सिमेंडर
ये गणितीय भूगोल के विकास में योगदान देते हैं। तो इन्होंने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। ये सारे क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि प्रथम विद्वान कौन था जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया, तो एनेक्सिमेंडर था। इसने विश्व मानचित्र में यूनान देश को दिखाया था। देखिए, इसके विश्व मानचित्र के मध्य में यूनान देश को दिखाया गया। अगर इसका मानचित्र देखेंगे तो इसका जो मानचित्र है उसके एकदम मध्य में, मिडिल में अपने देश को इसने दिखाया था, यानी यूनान को दिखाया था। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो शायद आपको मानचित्र मिल भी जाए। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिताओं से घिरा हुआ था। मतलब इसने ऐसे कुछ बनाया था और इसमें बीच में यूनान देश था और इसके चारों तरफ नदी, सरिता, सागर यही थे। तो एनेक्सिमेंडर आपने पढ़ लिया। हिकैटियस कौन था, यहाँ पहले आप देख लीजिए इनके बारे में। हिकैटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध वर्णन किया था। ओके, हिकैटियस को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि इरेटोस्थनीज को कहा जाता है क्योंकि भूगोल शब्द की उत्पत्ति उसने की थी। तो विभिन्न इतिहासकारों में, विद्वानों में मतभेद रहता है इस बात को लेकर। इसी ने सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध भूगोल का वर्णन प्रस्तुत किया। इसने जेस पीरियड्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन, जेस पीरियड्स का मतलब पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की। इसका एक पुस्तक है हिकैटियस का, जेस पीरियड्स। तो इसका इन्होंने रचना की। इस पुस्तक को पारदेशी भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बाद में इसी पुस्तक को पेरिप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा जाने लगा। हिकैटियस के समय में कैस्पियन सागर को हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। जो हिकैटियस का समयकाल था उस समय कैस्पियन सागर को हिरकेनियंस के नाम से जाना जाता था। ये आपको कम से कम ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ना है तभी याद होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें खोज से संबंधित सारी चीज़ें दी हुई हैं, भूगोल से संबंधित। ये फिर हैं हेरोडोटस। इनका नाम आपने सुना होगा, इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हेरोडोटस एक इतिहासकार था परंतु भूगोल के क्षेत्र में भी इसने काफ़ी योगदान दिया। इसे इतिहास के पिता के नाम से भी याद किया जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया। इस बात पर जोरदार समर्थन किया कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए एवं समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाया जाना चाहिए। इन्होंने नील नदी के मैदान में जमा काली मिट्टी और डेल्टा का सकारण वर्णन किया। यानी नील नदी के मैदान में जो काली मिट्टी जमा है और वहाँ जो डेल्टा बना हुआ उसका निर्माण कैसे हुआ, इसका इन्होंने सकारण वर्णन किया। सकारण का मतलब होता है कारण सहित। तो अभी तक मैंने आपको होमर के बारे में बताया, थेल्स के बारे में, एनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस। तो देखिए, अगर लॉन्ग में आता है तो आपको कम से कम 6-7 विद्वानों का वर्णन करना पड़ेगा, तभी आपके 500 शब्द के आसपास होंगे। अगर 2-2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे पूछेगा हेरोडोटस कौन थे, उनके बारे में लिख देना है। या कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है कि 2 नंबर में पूछ लिया, मान लीजिए 50 शब्द में पूछ लिया कि यूनान के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखे, तो बस सिर्फ आपको नाम लिख देना रहेगा वहाँ पर। होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, ऐसे नाम लिख देना रहता है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। तो ये बात किसने कही थी? हेरोडोटस ने ही कही थी। वह प्रथम विद्वान था। अभी हेरोडोटस के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रथम विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर याम्योत्तर खींचने का प्रयास किया, यानी जो मेरिडियन है, देशांतर रेखाएं हैं। उस समय के ज्ञात विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया गया था, यूरोप, एशिया, लीबिया। मतलब इसने विश्व में जितने भी भूखंड थे उसको 3 भागों में बांट दिया। कहा एक है यूरोप, एक है एशिया और एक है लीबिया। लीबिया जिसे हम आज अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं।
पहले इसने इसको लीबिया कहा है कि ये महाद्वीप है, और एशिया यूरोप 3 महाद्वीप थे। इन्होंने तापमान एवं पवन के चलने के संबंध में भी सहसंबंध स्थापित किया। सहसंबंध का मतलब होता है कि तापमान एवं पवन एक दूसरे से संबंधित है, और सही बात है। ताप जब बढ़ता है तो दबाव कम होता है, और जब एक जगह दबाव कम होता है दूसरी जगह अधिक रहता है तो पवनें चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था हेरोडोटस ने कि तापमान एवं पवन में सहसंबंध स्थापित है। अब यहाँ प्लेटो के बारे में, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भी यूनानी। अब देखिए जितने भूगोलवेत्ता मैं बता रहा हूँ सब यूनानी ही हैं, और ये सब आपने पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। प्लेटो का मानना था कि विश्व की प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, अतः पृथ्वी भी चपटी होने के बजाय गोलाकार या वलयाकार है। उन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर देते हुए बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये सिद्धांत कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत देने के पूर्व तक मान रहा। मतलब प्लेटो, और अगर हम भारत में बात करें तो आर्यभट्ट, इन्होंने एक प्रकार से भूकेंद्रीय मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आर्यभट्ट का नाम नहीं लूँगा। तो अब यहाँ पर प्लेटो ने क्या बताया कि जो सूर्य है पृथ्वी जो है, इसके चारों तरफ सभी आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं, यानी पृथ्वी बीच में है अंतरिक्ष के। इन्होंने बताया प्लेटो ने कि पृथ्वी अंतरिक्ष के बीच में है और सभी जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मतलब इन्होंने शुरुआती कॉन्सेप्ट दिया, हालांकि ये गलत साबित हुआ, क्योंकि जब कोपरनिकस आते हैं तो बताते हैं कि पृथ्वी बीच में नहीं है। बीच में कौन है? बीच में सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह उपग्रह आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो सब सही था। तो वही इन्होंने बताया कि भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर देते हुए बताया पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और ये सिद्धांत कोपरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के समय तक मान्य था। जब तक मतलब कोपरनिकस ने अपना सिद्धांत नहीं दे दिया तब तक लोगों ने इन पर विश्वास किया कि आप सही कह रहे हैं। जब कोपरनिकस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया तब ये गलत साबित हो गए। फिर इन्हीं के शिष्य थे अरस्तु, आपने नाम सुना होगा। प्लेटो का शिष्य था। इसके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ब्रह्मांड का वर्णन एवं जलवायु विज्ञान। बस अरस्तु के बारे में ज़्यादा आपको नहीं लिखना, क्योंकि अभी मैंने आपको जितना बताया उतना आपका लगभग 350-400 के आसपास शब्द हो गए होंगे। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है इन सारे के बारे में। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु विज्ञान, ये 2 पुस्तकें हैं इसकी। फिर थियोफ्रेस्टस ये अरस्तु का शिष्य था। इन्होंने वनस्पति जलवायु को एक दूसरे से संबंधित माना। वनस्पति भूगोल का आरंभ यहीं से माना जाता है, मतलब इन्हीं से माना जाता है। थियोफ्रेस्टस इन्होंने ही एक प्रकार से वनस्पति भूगोल का हम कह सकते हैं आरंभ किया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बायोजियोग्राफी भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बायोजियोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि जो वनस्पति भूगोल है उसका कहीं ना कहीं आरंभ इन्होंने ही किया था। अब यहाँ पर एक नाम और महत्वपूर्ण है, इरेटोस्थनीज। इनका नाम महत्वपूर्ण है। इनको अगर आप पहले लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। जब आप हिकेटियस, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर को लिखें तभी इनका नाम लिख दीजिए तो ठीक रहेगा। मैंने इसको पीछे लिखा। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। यह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। मैंने आपको बताया था। इसी ने जियोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की और अपने पुस्तक में वस योग मतलब वसने योग, रहने योग क्षेत्र के लिए एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र के निर्माण में निर्देशांक को अक्षांश एवं देशांतर कहा। जो निर्देशांक होते थे उसको इन्होंने सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर कहा। इसी ने ही पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजित भी किया था। तो ये कुछ जलवायु कटिबंध हैं यहाँ पर: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध।
मतलब इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर एक उष्ण कटिबंध है, दो शीतोष्ण कटिबंध हैं और दो शीत कटिबंध हैं। और ये सही भी हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे तो आज भी इसी से मिलता जुलता विभाजन है। इराटोस्थेनीज ने ही सबसे पहले देशी यंत्र नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की करीब करीब सही लंबाई ज्ञात की थी। मतलब विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है ये किसने ज्ञात की थी? सही सही इराटोस्थेनीज ने। और किस यंत्र की सहायता से? मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, नोमोन यंत्र की सहायता से, जो कि एक सुरु घड़ी का काम करती थी। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा जान के इसमें लिखाया है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया लॉन्ग तो आपको पूरा नहीं लिखना है, कुछ आपको विद्वानों के नाम हटा देने हैं। मैंने तो इसलिए लिखा दिया ताकि कहीं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो कम से कम मैं सारे विद्वानों के बारे में पढ़ा दूँ। अब मान लीजिए उसने पूछ लिया हिप्पारकस कौन थे, तो अगर नहीं पढ़े रहेंगे 2 नंबर में तो नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लिखेंगे वहाँ पर 500 शब्दों के आसपास ही। हिप्पारकस कौन था? हिप्पारकस एक खगोलशास्त्री तथा गणितज्ञ था जिसने इक्विनॉक्स का पता लगाया और वर्ष की लंबाई बताई। इसने कहा एक वर्ष कितना लंबा होता है, कितना समय होता है, ये सब मतलब इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया। यह पहला विद्वान था जिसने असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया और इसने विषुवत रेखा तथा 0 डिग्री देशांतरीय वृत्त को बृहत वृत्त बताया। अब ये सब ऐसे आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर इन्होंने ही, यहाँ देखिए थोड़ा गलत लिखा, इन्होंने ही नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार किया। इनकी सहायता से अक्षांश एवं देशांतर वृत्तों का भी निर्धारण किया गया। एस्ट्रोलेब नोमोन की तुलना में अधिक सरलता से प्रयोग किया जा सकता था। तो एक यंत्र आपको और पता चल गया, एस्ट्रोलेब। तो इस एस्ट्रोलेब नामक यंत्र को किसने सर्वप्रथम बनाया था? हिप्पारकस ने। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा यानी कि अक्षांश पेटियों में विभाजित किया। अक्षांश एवं देशांतर रेखा जाल की सहायता से इसने ज्ञात किया कि विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। इसी ने सर्वप्रथम कहा। हिप्पारकस ही पहला व्यक्ति था जिसने 3 विमीय यानी 3D गोलाब को 2 विमीय तल में बदलने का तरीका खोजा। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गोलीय भाग को समतल क्षेत्र में बनाना संभव हो सका। सोचिए पृथ्वी गोल है लेकिन हम उसको एक मानचित्र में पेज पर दर्शा देते हैं, तो ये तरीका किसने खोजा? ये तरीका खोजा यहाँ पर हिप्पारकस ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। बाकी जो आपको यहाँ पर लाइनें नहीं याद हो रही उसको आप छोड़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के मतलब 3D भाग को 2D में दर्शाया जाने लगा। इसने 2 प्रक्षेप बनाने की विधि बताई, समरूपीय प्रक्षेप और लंबरेखीय प्रक्षेप। इसने अक्षांश और देशांतर के महत्व पर बल दिया। इस प्रकार वैज्ञानिक मानचित्र कला के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। अब एक यहाँ पर लास्ट है आपका पोसिडोनियस, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो मेन है हेरोडोटस, इराटोस्थेनीज, थेल्स, अनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, इन्हीं सारी विद्वानों के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। पोसिडोनियस ने द ओशन नामक पुस्तक लिखी और इसलिए इसको सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। तो पोसिडोनियस को सागरीय विज्ञान का यानी समुद्री विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। इसी ने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सिरे में होने के कारण समुद्र में दीर्घ ज्वार आते हैं और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को समकोण की स्थिति में होने के कारण लघु ज्वार आते हैं। महासागरों की गहराई ज्ञात करने वाला पहला इंसान था। तो इसका भी महत्व है। देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसने बताई। पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित किया जिसके कारण इसे भौतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो भौतिक भूगोल का पिता पोसिडोनियस को कहा जाता है। ये मैंने आपको यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में पढ़ाया। मैंने जान के थोड़ा इसको ज़्यादा पढ़ाया है। सभी जितने भी भूगोलवेत्ता थे लगभग मैंने कवर कर दिया। हालांकि आपको लिखना है, जब लॉन्ग में पूछ ले 500 शब्दों में, तो आपको मेन 5-6 विद्वान के बारे में लिख देना, जैसे थेल्स, एनेक्सिमेंडर, होमर, हेरोडोटस, हिकेटियस, इराटोस्थेनीज, इन्हीं के बारे में लिखना है। अगर आपको टाइम मिलता है, समय रहता है, तो आप 1-2 और जोड़ दीजिए।
बाकी अगर इनके बारे में वेरी शॉर्ट में पूछता है कि हिप्पारकस कौन थे, तो आपको ये पढ़े रहना है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।